वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और हमने समझा था कि कैसे प्लांट्स में शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट भी होगा जो विद इन द सेल या फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होगा, और कैसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कि रूट्स जो वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगी सॉइल से उसे एक एक लीफ तक, एक एक ब्रांच और उसकी टिप्स तक पहुंचाएंगी, या लीफ जो फूड प्रिपेयर करेंगी वो सभी ब्रांचेस में, फ्रूट्स में और इवन सॉइल के नीचे रूट्स तक पहुंचेगा। इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने ट्रांसलोकेशन कहा था। लास्ट क्लास में हमने कुछ बहुत फंडामेंटल टॉपिक्स पढ़े थे। हमने समझा था कि सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्वेंट क्या है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की हमने बात की थी, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ना सॉल्यूट पास हो सकता है यानी सॉलिड, ना सॉल्वेंट यानी लिक्विड पोर्शन पास हो सकता है, फ्रीली परमिएबल जैसे प्राइमरी सेल वॉल जो होती है उसके थ्रू सॉलिड्स यानी सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट्स बोथ कैन पास फ्रीली इजीली, सेमी परमिएबल जिसके थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पास हो सकता है यानी लिक्विड पार्ट पास हो सकता है बट सॉल्यूट नहीं पास होता है, एंड फोर्थ सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियली परमिएबल जिनके थ्रू सॉल्वेंट तो पास होता ही है बट सम सॉलिड्स कैन ऑल्सो पास। और मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में, हमारी ह्यूमन बॉडी में जितने भी, नॉट जस्ट ह्यूमन, इन जनरल एनिमल्स, बैक्टीरिया, सब में ही जो भी बायोलॉजिकल लिविंग सिस्टम्स हैं उनमें जो इवन प्लांट्स, उनमें जो बायो मेम्ब्रेन्स हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन हो, वो माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन हो, वो सारी जितनी भी जो भी बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं उन सब में सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है या डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी जो सारे सॉल्वेंट्स को पास थ्रू कर सकते हैं एंड सम स्पेसिफिक सॉल्यूट्स को भी पास थ्रू करने दे सकते हैं। चाहे वो प्लांट सेल में जो वैक्यूल है उसकी मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ेंगे इसके बारे में आगे। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में तो ये चीज़ें बहुत शॉर्ट में दी हुई हैं बट हम उसकी बेसिक्स भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं उसके पीछे की, ताकि इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएगा तो हमारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। हमने नेक्स्ट बात की थी कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या है। हमने इसके अलावा समझा था कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे बनता है, और हमने बात की थी कि अगर किसी सब्सटेंस को बिना एक्सटर्नल पुश के, हम बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं और उसे एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना है, चाहे वो सॉलिड हो, गैस हो, लिक्विड हो, तो वो हमेशा अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं आज कि क्या क्या तरीके हैं प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के। सो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, दो मीन्स है मेन। एक मीन्स ऐसा जिसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होने वाली है यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, कोई एक्टिविटी नहीं है, सो दिस इज नो एटीपी, दैट इज एनर्जी रिक्वायर्ड। कैसे होगा अभी हम समझेंगे। और सेकेंड होगा एक्टिव। अब आप समझना, बहुत सिंपल है। सपोज करिए ये एक पहाड़ है और इस पहाड़ पर ये साइकिल लेकर एक बच्चा चढ़ रहा है। ये एक बच्चा जा रहा है, ये इसका हैंडल बना देते हैं और ये बच्चा जा रहा है। अब जब ये बच्चा ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या इसे एक्स्ट्रा पुश लगाना पड़ेगा, इसे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, इसे कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी? क्यों यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि ये लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ जा रहा है। वही बात है, हम जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, जब हम स्टेयरकेस चढ़ते हैं तो हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, हमारी सांस ज़्यादा फूलती है, ब्रेथलेसनेस ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, हम ज़्यादा थक जाते हैं। इसीलिए आजकल लिफ्ट हो गई है, लिफ्ट बन गई है या एस्केलेटर्स बन गए हैं। तो वो भी क्या कर रही है, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज कर हमें नीचे से ऊपर पहुंचा रही है। या एस्केलेटर है, आपने मॉल्स में देखा होगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हमें नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, बट एनर्जी तो वो यूज कर ही रहे हैं ना। तो
ऊपर जब हम जा रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग अप हिल, देन वी आर यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी, और बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में है? एटीपी के फॉर्म में है। लेकिन जब यही बच्चा नीचे उतरेगा, अब ये साइकिल के पहिए बराबर है, नहीं तो बैलेंस ही नहीं बनेगा, ये सिर्फ डायग्राम समझने के लिए बना रहे हैं। जब यही बच्चा नीचे उतरेगा, अब ये बड़ा खुशी खुशी उतर सकता है, क्योंकि ये हायर लेवल से लोअर लेवल पर जा रहा है। इस समय इसे बहुत स्मूथली सेल कर सकता है, एज सच कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसे खुद ही पुश लग रहा है, यहां पर इसे अपने आप को पुल करना पड़ रहा है। अब आप कहोगे कि मैम हम लिफ्ट से नीचे भी तो आते हैं, एस्केलेटर से नीचे भी तो आते हैं, तो वहां भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। वो तो हमने एक व्यवस्था बनाई हुई है, एक अरेंजमेंट बनाया हुआ है, बट आप सिंपल सी लैंग्वेज में इसको समझिए तो सीढ़ी चढ़ने में ज़्यादा थकते हो या उतरने में ज़्यादा थकते हो, बस वही वाली बात है। तो यहाँ पर ये आ रहा है डाउन हिल, हिल से नीचे आ रहा है, डाउन हिल, और इस समय पर कोई एक्स्ट्रा एटीपी एनर्जी नहीं लग रही है। आराम से आप गाड़ी को, आपकी बाइक को, कार को बंद भी कर दीजिए तो भी आराम से ढलान पे से आप उतर आते हो। लेकिन जब चढ़ाना होता है तो एसी वेसी अपन सब बंद कर देते हैं, क्योंकि अपन कहते हैं इंजन पर लोड पड़ेगा अब, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा खर्च होगी। सो अप हिल में एटीपी यूज होती है, डाउन हिल में एनर्जी यूज नहीं हो रही है, ये अपने आप हो रहा है। यहाँ पर आप पैसिव हो, बिना एक्टिविटी करे भी हो, और आराम से साइकिल नीचे ढलान से उतर रही है। यहाँ पर आप एक्टिव हो, तो रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैसिव मतलब जहाँ पर कोई एटीपी रिक्वायर्ड नहीं है, इसे हम डाउन हिल ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। डाउन द हिल, जैसे कि पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं वैसा, कुछ वैसा सिनेरियो होगा। जबकि एक्टिव में एटीपी रिक्वायर्ड, और ये वैसा है जैसे कि हम पहाड़ पर चढ़ रहे हो। So this is called uphill transport. Uphill transport. Right? Now, पैसिव में क्या होता है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है एटीपी की। क्यों नहीं है? क्योंकि सब्सटेंस जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ चला जाएगा, बड़े आराम से डिफ्यूज़ कर जाएगा। पानी ज़्यादा है, जहाँ पे कम है वहाँ आराम से आ जाएगा। या गैसेस जहाँ ज़्यादा है, हमने पढ़ा है सिंपल डिफ्यूजन, याद है आपको जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, O2 एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, लंग्स में कम है, तो O2 का प्रेशर पार्शियल प्रेशर, तो O2 आराम से फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लंग्स आ गई। CO2 का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर में कम है, तो CO2 लंग्स से एटमॉस्फेयर में चली गई, एक्सहेलेशन हो गया। सो पैसिव में हमेशा जो मूवमेंट होगा वो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होगा। सो मूवमेंट of substance from higher concentration to lower concentration, from higher to lower concentration, हम अभी इसकी बात करेंगे। Of course एक ग्रेडियंट होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर दोनों आइसोटोनिक हो गई सिचुएशन, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर है, तो फिर देयर विल बी नो नेट मूवमेंट। ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ यहां पर क्या होगा? ये वैसी बात है जैसे आपको टिल्लू पंप से आपको पानी अर्थ से ऊपर खींचना है, झरने का पानी तो ऊपर से नीचे आ रहा है ग्रेविटी के कारण, दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अब आपको नीचे से ऊपर लाना है, अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट लाना है, तो वहां पर हम पंप यूज करते हैं, टिल्लू पंप यूज करते हैं, मोटर लगाते हैं। वो क्या है? वो एक्स्ट्रा एटीपी, एक्स्ट्रा एनर्जी ही तो देता है, और उससे हम उसे पंप कर लेते हैं। सो यहां पर जो मूवमेंट होगा ऑफ सब्सटेंस, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस है, दैट इज फ्रॉम लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये सब कंसेप्ट हो सकता है आपको पता भी हो, लेकिन एक बार इन्हें पढ़ के रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि इन पे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, राइट? सो पैसिव ट्रांसपोर्ट along the concentration gradient, अब मैं लिखती हूं, this is along concentration gradient, मतलब जहां कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और एक जगह कम है, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट हुआ कॉन्सेंट्रेशन में, इसे हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ, यानी along concentration gradient। नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एक जगह कॉन्सेंट्रेशन उस सब्सटेंस का ज्यादा है, एक जगह कम है, तो एक डिफरेंस क्रिएट हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया,
फ्रॉम हाई टू लो, लेकिन मूवमेंट इसके ऑपोजिट होगा, फ्रॉम लो टू हाई, यानी अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अप हिल, और पैसिव है डाउन हिल. इतना समझ में आया? तो ये दो टाइप के ट्रांसपोर्ट्स हैं. अब पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसे हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं, कितने टाइप का हो सकता है, आइए हम यहां समझते हैं. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ पैसिव ट्रांसपोर्ट. अब हमें इतना पता है पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कोई सब्सटेंस हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट होगा अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ये पॉइंट्स अब हम कभी भी लिख सकते हैं. अब ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसको समझना, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, क्यों ये अलग अलग टाइप का है. सपोज करो ये एक सेल है, तो ये इसकी मेम्ब्रेन है, और हमें पता है मेम्ब्रेन ऐसी पतली सी नहीं होती है. मेम्ब्रेन जो है, हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल पढ़ा है, सिंगर निकोलसन का, मैंने सेल स्ट्रक्चर में पढ़ाया है आपको. हमने पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की बाय लेयर होती है, ऐसे बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और बीच बीच में इसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, एक्सटर्नल प्रोटीन्स, इंटरनल प्रोटीन्स, ये हम पढ़ चुके हैं. लाइक दिस एक पोर्शन बना देते हैं, सपोज ऐसा है. ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये पूरी इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी. लिपिड की बाय लेयर है, ये लिपिड बाय लेयर है, और इसमें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं, सम पार्शियली एम्बेडेड, सम कंप्लीटली एम्बेडेड. यही पढ़ा है हमने. यानी सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग, यानी सी ऑफ लिपिड्स जिसमें प्रोटीन के हिमखंड आइसबर्ग्स तैर रहे हैं. तो मेजर बल्क क्या है, लिपिड्स है. तो मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, सब्सटेंस है, कोई गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ये यहां पर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में है. सपोज ये आउटसाइड सेल है, सेल के बाहर, और ये इनसाइड सेल है, मतलब ये पूरी मेम्ब्रेन होगी इस तरह से, राइट, ऐसा सेल होगा ये, ठीक है. ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज इनसाइड ऑफ सेल. ये जो मॉलिक्यूल है ये बाहर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में है, और सेल के अंदर ये बहुत थोड़ा सा है. सपोज 3 मॉलिक्यूल्स ही है. सेल को इसकी रिक्वायरमेंट है, यहां हायर कॉन्सेंट्रेशन में, यहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन में, और ये मॉलिक्यूल लिपिड सॉल्यूबल भी है, ये लिपिड्स में सॉल्यूबल है, या ये कहें ये नॉन पोलर है, चार्ज्ड नहीं है, लिपिड सॉल्यूबल है. तो ये मॉलिक्यूल अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ इस लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके बहुत आराम से अंदर आ जाएगा. ये क्यों आया, इसका मूवमेंट क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, ये बताइए. कारण है ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होना. यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं या 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए ये अंदर आ पाया. सपोज करो कि यहां पर 5 होते, यहां 5 होते, तो फिर ये मूवमेंट होता नहीं होता, ये मूवमेंट नहीं होता. या मान लो यहां पर 3 होते और यहां 10 होते, तो क्या ये सेल के अंदर आता, बिना एटीपी के तो कम से कम नहीं आता, पैसिवली तो नहीं आता है. तो ये मूवमेंट क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. दे विल कम फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आराम से इनका मूवमेंट हो गया. लिपिड में सॉल्यूबल थे, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनसे आराम से क्रॉस होके आ गया. इसे कहते हैं स्टूडेंट सिंपल डिफ्यूजन. लेट मी राइट हियर. अब हम इसे रब कर देते हैं एक बार, ये आपको समझाने के लिए था. तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट टाइप, दिस इज सिंपल डिफ्यूजन. अभी हम इसके बारे में लिखेंगे और डिटेल समझेंगे. सिंपल डिफ्यूजन. सेकेंड सिचुएशन आपको समझाती हूं. सपोज करिए कि कोई मॉलिक्यूल है, यहां बनाते हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, ये यहां पर काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और इनसाइड द सेल ये बहुत कम है. सपोज करो 2 ही मॉलिक्यूल्स हैं. क्या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बन गया है, बन गया है.
हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो इसे भी यहां आसानी से मूव करना चाहिए था, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर है, चार्ज्ड है, या ये कहें ये लिपिड में इनसॉल्यूबल है, या ये कहें ये लिपिड को तो हेट करता है पर वाटर को लव करता है, यानी हाइड्रोफिलिक है। हो सकता है पूरा मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक हो, या ये भी हो सकता है कि उस पे कोई ऐसी साइड चेन लगी हुई है जो हाइड्रोफिलिक है, उसे हम हाइड्रोफिलिक मॉइटी कह देंगे। कुल मिलाकर वो पोलर है, चार्ज्ड है, लिपिड में सॉल्युबल नहीं है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड। ये इनका हेड होता है, ये टेल होती है, हमने पढ़ा है ऐसे, इसकी ये टेल और ये हेड है। हेड तो हाइड्रोफिलिक है, हेड तो वाटर लविंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टेल जो है इसको नफरत है वाटर से, ये हाइड्रोफोबिक है, राइट। अब ये जो मॉलिक्यूल है ये हेड तक तो घुस सकता है, लेकिन इस बाइलेयर, ये जो टेल है दो, इनको कैसे क्रॉस करें, क्योंकि ये टेल को तो पानी से नफरत है और ये तो वाटर लविंग है, तो ये तो इनकी दुश्मनी है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसीलिए ये सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। भले ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट प्रेजेंट है, भले ही बाहर हायर और लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, फिर भी नहीं जा पाएगा। लेकिन जरूरत तो है सेल के अंदर, और हायर टू लोअर आना है, और हम नहीं चाहते, सेल चाहता है कम से कम, हम सब चाहते हैं कि हमें लाइफ में सारी फैसिलिटीज मिल जाए और पैसे कम से कम खर्च हो, आराम से हमारे अकाउंट में स्टोर्ड रहे, डिपॉजिटेड रहे, सिक्योर्ड, सेव्ड रहे। सेल नहीं चाहता एटीपी को खर्च करना, सेल चाहता है कि बिना एटीपी के ही पैसिवली ही ये सब्सटेंस अंदर आ जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि इस सब्सटेंस की इस लिपिड बाइलेयर के साथ नहीं बन रही है, इनकी नहीं जम रही है, इनकी तो दुश्मनी है। तो क्या करें, तो क्या होगा, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये कुछ प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन के चैनल्स हैं, और ये प्रोटीन के चैनल्स जो हैं ये वाटर लविंग है, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हाइड्रोफिलिक है। तो अब ये सब्सटेंस इस प्रोटीन के चैनल के साथ अटैच होगा, ये अटैच हुआ, और ये प्रोटीन का चैनल इस सब्सटेंस को लेकर अंदर आके इसे अंदर छोड़ देगा, राइट। तो अभी भी अंदर आए हैं फ्रॉम हायर टू लोअर, जैसा यहां हो रहा था फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अभी भी इन दोनों ही केस में कोई एटीपी यूज नहीं हुई है, लेकिन यहां पर ये डायरेक्टली पास थ्रू नहीं हुए लिपिड बाइलेयर के, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक थे। यहां पर हमें इन्हें एक फैसिलिटी देनी पड़ी। किसकी फैसिलिटी देनी पड़ी, इस प्रोटीन की फैसिलिटी देनी पड़ी। कहाँ का प्रोटीन है ये, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए जो प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स हैं। तो यहां इन्हें एक फैसिलिटी को यूज करना पड़ा, क्योंकि ये पोलर थे, हाइड्रोफिलिक थे, तब जाकर इनका ट्रांसपोर्ट हुआ फ्रॉम हायर टू लोअर अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिवली विदाउट यूज ऑफ एटीपी। इस तरह के ट्रांसपोर्ट को इसे कहते हैं, क्योंकि फैसिलिटी यूज करी है तो फैसिलिटेटेड है, डिफ्यूजन ही, इट इज वेरी मच डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ही है फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन पैसिवली विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। सो दिस इज ऑल्सो डिफ्यूजन, बट दिस इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, राइट। नाउ पैसिव ट्रांसपोर्ट में एक सिचुएशन और आती है, और वो है, सपोज करो कि इस सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स कम है, पानी कम है, वाटर मॉलिक्यूल्स कम है। वाटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी पार्शियली पोलर होता है, इट इज पार्शियली पोलर। तो वाटर भी ऐसे डायरेक्ट सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यहां सपोज वाटर ज्यादा है, यहां वाटर कम है, तो वो डायरेक्ट ऐसे अंदर नहीं आ पाता, सिंपल डिफ्यूजन से नहीं आ पाता है। तो वाटर जब आएगा किसी प्रोटीन्स के थ्रू ही आएगा, चैनल्स के थ्रू ही आएगा, लेकिन जब सिर्फ वाटर अलाउ अगर हो रहा है, सिर्फ वाटर, ओनली सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड पार्ट, ये अलग बात है कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था मेन सॉल्वेंट वाटर ही है, जैसे हमारे सब सेल 70 to 90% वाटर के ही बने हुए हैं। तो सिर्फ जब वाटर का मूवमेंट होगा उसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो
तो अभी के लिए इतना याद रख लीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग सब बिल्कुल फंडामेंटल्स क्लियर करके समझेंगे कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस एक तरह का डिफ्यूजन ही है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब जहां पर सब्सटेंस हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट यूज ऑफ एटीपी पैसिवली ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। बट यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मूवमेंट किसका होता है, सिर्फ सॉल्वेंट का। जब हम वाटर के मूवमेंट की बात करते हैं तब हम उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, तो ये भी डिफ्यूजन है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट 3 टाइप्स के हो गए। अब मैं लिखती हूं, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज ऑफ 3 टाइप्स, दीज 3: सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, राइट। नाउ यहां पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स कि ये जो डिफ्यूजन है, अब अगर हम इसे डिफाइन करना हो तो हम क्या कहेंगे, बहुत सिंपल है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल which can be solid, liquid, gases or ions from their higher concentration to their lower concentration, that is along the concentration gradient without use of energy till, कब तक होता है डिफ्यूजन, till equilibrium is reached। बहुत सिंपल सी बात है, ये एक सेल है, यहां पर किसी के 10 मॉलिक्यूल्स थे, कोई सब्सटेंस के, यहां पर 5 मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने जाना शुरू किया अंदर, यहाँ 9 हो गए, यहाँ 6 हो गए, और अंदर गए, यहाँ 8 रह गए, यहाँ 7 हो गए, राइट। और अब यहाँ से 7 गए, यहाँ 6 हो गए। क्या अब यहाँ, सॉरी ये 8 हो गए, ये 8 हो गए। क्या अब भी डिफ्यूजन होगा? नहीं, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन ऑपोजिट हो गया है। अब बाहर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो बाहर से अंदर सेल के वो सब्सटेंस नहीं जा पाएगा। तो ये कब तक जाते हैं, जब तक कि इक्विलिब्रियम ना आ जाए, या तो इक्वल ना हो जाए या इस तरह से अंदर ज्यादा हो गया, तो इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसके बाद वो डिफ्यूजन रुक जाता है, या ये कहें कि नेट डिफ्यूजन नहीं होता, नेट मूवमेंट मतलब जितने बाहर आ रहा है उतने ही अंदर आ रहे हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि डिफ्यूजन, चाहे वो ऑस्मोसिस हो, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, जब इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तब मूवमेंट, नेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस रुक जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आप इसको नोट करो, फिर हम इसकी डिटेल्स लिखते हैं। स्टूडेंट्स, जब सिंपल डिफ्यूजन अगर कहीं लिखा हुआ है, सिंपल मतलब अगर सिर्फ डिफ्यूजन लिखा हुआ है तो उसे हम सिंपल डिफ्यूजन ही मानते हैं। आइए उसके बारे में लिखते हैं हम। तो अगर कहीं पर सिर्फ डिफ्यूजन लिखा है तो उसे हमें सिंपल डिफ्यूजन कंसिडर करना होता है। तो मैं इस तरह से लिख देती हूं, सिंपल डिफ्यूजन और डिफ्यूजन। आप कंफ्यूज मत होना कि मैम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी तो डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस भी तो डिफ्यूजन है, बिल्कुल सही है। पर ये एक कॉमन सी बात है, जैसे जब हम मैन कहते हैं, ह्यूमन मैन, तो हम जनरली मैन करके बात करते हैं, बट उस मैन में मैन और वुमेन दोनों आ जाता है, वैसे ही बात है ये। आइए इसकी डेफिनेशन लिखें। अब तो आप मुझे खुद बताइए डेफिनेशन क्या लिखें, बनाइए मेरे साथ डेफिनेशन इसकी। इट इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, गैसेस, लिक्विड्स, सॉलिड्स और आयंस फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां वो कम है, their lower concentration till equilibrium is reached, ये इंपॉर्टेंट है, till equilibrium is reached, that is movement along concentration gradient without use of energy. So that is movement of substance along, जहां ज्यादा है वहां से कम, along concentration gradient
without use of ATP. No use of ATP. That means it is a passive transport. और पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब बताइए, अप हिल या डाउन हिल, बिना एनर्जी को यूज करे, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट. सो नो यूज ऑफ एटीपी, डाउन हिल एंड अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. इन सब को हम किस हेडिंग के अंडर लिख सकते हैं? फीचर्स ऑफ डिफ्यूजन. फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम हायर टू लोअर बहुत इंपॉर्टेंट है. टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस. इतना समझ आया? अब बहुत सिंपल सी बात है. जब आप पानी लीजिए और पानी में शक्कर घोलिए तो क्या होता है? आपने पानी लिया, उसमें शक्कर डाली, उसको हिलाया, तो थोड़ी देर में वो शक्कर पूरे पानी में घुल गई. उसने अपने आप को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और अब एक होमोजीनस सॉल्यूशन बन गया, मीठा पानी, शिकंजी बन गई. तो यहाँ क्या हुआ है? शुगर मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को डिफ्यूज किया है. फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वो सब जगह फैल गए. हर मॉलिक्यूल, हर आयन ट्राई करता है अपनी इक्विलिब्रियम स्टेज में रीच करने के लिए. अब मान लीजिए कि आपने उस पानी में शक्कर डाली, या सपोज करिए मैं आपके घर आई और मैंने आपसे कहा मुझे एक कप चाय पिला दीजिए, और आपने एक वेसल लिया, यूटेंसिल लिया, उसमें पानी डाला, उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें शक्कर डाली, अगर अदरक लेती हूँ तो अदरक डाली, और वो सब कुछ डाल के और आपने उसको फ्रीज़र में रख दिया, फ्रिज में रख दिया, और आप आ गए वापस. और आप 20 मिनट 10 मिनट बाद गए कि मैडम के लिए चाय लेकर आता हूँ, और आपने फ्रिज खोला और वो जो वेसल था वो मुझे लाकर दे दिया कि ये लीजिए मैडम चाय पीजिए. क्या वो चाय बन गई है? क्या उसमें शक्कर घुल गई है? क्या उसमें पत्ती घुल गई है? क्या उसमें अदरक का फ्लेवर, अरोमा आ गया है? कुछ भी नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ डिफ्यूजन वहाँ पर? वहाँ भी तो होना चाहिए था. वहाँ भी तो उन सब्सटेंसेस को, चाहे वो ग्लूकोज, शुगर के, सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स थे, जो शुगर थी, या वो टी लीव्स थी, उनके अंदर जो कलर था, अरोमा था, अदरक के अंदर जो फ्लेवर था, अरोमा था, जो मॉलिक्यूल्स थे, वो क्यों उस वाटर में डिफ्यूज़ नहीं करे? क्योंकि वाटर में सॉलिड कम था, ये शुगर के पास सॉलिड ज़्यादा था, तो वो शक्कर पानी में क्यों नहीं फैली? जबकि इसी चीज़ को अगर आपने गैस पे रख दिया होता, बर्नर पे रख दिया होता, और आप उबाल ले लेते उसमें, तो वो चाय बन जाती. हाँ, मैंने इसमें भी मिल्क नहीं डाला है, लेट्स से मैं ब्लैक टी पी रही हूँ, तो वो चाय बन जाती, और यहाँ चाय नहीं बनी. तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स. ये एक बहुत बेसिक आपको बता रही हूँ कि डिफ्यूजन होता क्यों है. एक्चुअली हमने ये तो पढ़ा, हमने लास्ट क्लास में अच्छे से समझ लिया कि जहाँ हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा वहीं से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में चीज़ जाएगी. चाहे हमने इलेक्ट्रॉन्स का एग्जाम्पल लिया था, चाहे हमने हीट का एग्जाम्पल लिया था, चाहे हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया था, चाहे अगर आप परफ्यूम स्प्रे करिए तो वो पूरी हवा में फैल जाता है. आपने यहाँ स्प्रे किया, यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, परफ्यूम इस तरफ जाएगा, जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, सब जगह फैल जाएगा. आप कपूर जलाइए, लोबान जलाइए, सब जगह खुशबू फैल जाती है. क्या है ये? पार्टिकल्स अपने आप को जहाँ कम है वहाँ सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बट ये सब कुछ हो क्यों रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग है. व्हाट इज द बेसिक रीजन ऑफ डिफ्यूजन टेकिंग प्लेस? स्टूडेंट्स, इसका कारण है टेम्परेचर, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो कहता है कि कोई भी सब्सटेंस अपनी हायर फ्री एनर्जी से लोअर फ्री एनर्जी की तरफ मूव करता है. क्या मतलब है इसका? जब आपने गैस पे रखा उन सब सब्सटेंसेस को, शक्कर को, पत्ती को पानी में डालकर, अदरक को पानी में डालकर, तो वो जो हीट एनर्जी उन्हें मिली, उससे वो जो मॉलिक्यूल्स थे, चाहे वो शुगर के मॉलिक्यूल्स हों, वो टी लीव्स के मॉलिक्यूल्स हों, वो अदरक के मॉलिक्यूल्स हों, उन्हें वो हीट एनर्जी मिली, और वो हीट एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, और उससे उन्होंने मूवमेंट शुरू किया. जहां वो ज़्यादा थे वहां से जहां वो कम थे, ताकि एक होमोजीनस मिक्सचर मिल जाए. यही चीज़ जब आपने फ्रिज में रख दी थी तो उन्हें कोई हीट एनर्जी नहीं मिली, वो काइनेटिक एनर्जी में ही कन्वर्ट नहीं हुई, उनकी कोई फ्री काइनेटिक एनर्जी रही नहीं, इसीलिए वो घुले नहीं. तो एक्चुअली डिफ्यूजन किसको फॉलो करता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को. आइए यहां पर इस पॉइंट को लिख देते हैं. हालांकि ये एनसीईआरटी का पॉइंट नहीं है, बट इस पे क्वेश्चन आते हैं. सो डिफ्यूजन फॉलोज second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics.
that is substance moves from their higher free energy to lower free energy. लोअर फ्री एनर्जी क्या मतलब है? फ्री एनर्जी मतलब मैं आपसे पूछूं, आज आप कितना काम कर सकते हो? आप पे कितनी फ्री एनर्जी है? आपको सब सिचुएशंस अनुकूल दे दी हैं। आप बोलोगे मैं आज 3 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ, ये मेरी एनर्जी है, मेरी फ्री एनर्जी है। एक बच्चा बोलेगा मैं 4 घंटे कर सकता हूँ, ये उसकी फ्री एनर्जी है। तो फ्री एनर्जी का मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा है, एनर्जी ही तो फिर वर्क में कन्वर्ट होती है, वर्क डन। सो जितनी ज़्यादा फ्री एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, उतना ज़्यादा वो वर्क कर सकता है, उतना तेज़ी से वो डिफ्यूज़ करेगा, उतना तेज़ी से वो अपने आप को फैला के इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, रीच करने की कोशिश करेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। चलिए वापस बात करते हैं। तो हमने क्या बोला कि सिंपल डिफ्यूजन के फीचर्स में पहला, मूवमेंट अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, नो यूज ऑफ एटीपी, इट इज़ अ डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। अब ये जो सिंपल डिफ्यूजन है स्टूडेंट्स, एक बहुत स्लो प्रोसेस है, इट इज अ स्लो प्रोसेस। स्लो मतलब हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तो एटीपी यूज हो रही है, तो भाई बहुत आसान है, टिल्लू पंप से पानी निकालने में तो बहुत जल्दी से मोटर से पानी आ जाता है। या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी एक प्रोटीन है जो हेल्प कर रहा है, एक फैसिलिटी मिली हुई है, तो नेचुरली फास्टर प्रोसेस होगा। बट यहाँ पर तो वो अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जा रहे हैं, तो आराम से धीरे धीरे डिफ्यूज होते रहेंगे। ये अलग बात है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा वो मूव करेंगे फास्टर, बट इन जनरल इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। नाउ मुझे सोचकर बताइएगा कि ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, क्या ये लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट है? लिविंग सिस्टम मतलब क्या ये सेल की कोई चीज़ यूज़ कर रहा है? क्या ये करियर प्रोटीन यूज़ कर रहा है? ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं कर रहा। क्या ये एटीपी यूज़ कर रहा है? नहीं कर रहा। यानी कि ये आराम से, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, बस ये तो सिंपल हायर टू लोअर बिना किसी की हेल्प लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या जो भी मेम्ब्रेन है उसे क्रॉस कर जाता है। सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम। इसका मतलब समझ में आया? ना तो इसे सिस्टम की, सेल की एटीपी चाहिए, ना इसे सेल मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स चाहिए, इसे कुछ भी नहीं चाहिए, ये तो खुद अपने दम पर ही ट्रांसपोर्ट हो जाता है। नाउ सोचकर बताना कि सपोज करिए ये एक सेल है और यहाँ पर 10 Na+ है, यहाँ पे 5 Na+ हैं, यहाँ पर 5 सपोज क्लोराइड है और यहाँ पर 8 क्लोराइड है। तो Na सोडियम कहाँ से कहाँ आएगा? फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। क्लोराइड कहाँ जाएगा? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। क्या सोडियम क्लोराइड पे डिपेंडेंट है ट्रांसपोर्ट के लिए, या क्लोराइड सोडियम पे डिपेंडेंट है? नहीं। डिफ्यूजन हर सब्सटेंस का अपने अपने हिसाब से होता है, अपने हायर टू अपने लोअर। जैसे उस मिक्सचर की जो मैंने बात की पानी के, वहां पर शुगर मॉलिक्यूल्स अपने हायर टू लोअर डिसॉल्व हो रहे हैं। टी लीव्स की सब्सटेंसेस अपने हायर टू अपने लोअर डिसॉल्व हो रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि शुगर कहां से कहां जा रहा है, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। यानी ये जो सिंपल डिफ्यूजन है, इट इज इंडिपेंडेंट, या हम ऐसा लिख सकते हैं, movement of one substance by simple diffusion is independent of movement of other substance। एक दूसरे पे डिपेंडेंट ये बिल्कुल भी नहीं है, सब अपने अपने कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। राइट नाउ, क्या ये प्रोसेस सिलेक्टिव होगा? सोचकर बताइए। सिलेक्टिव मतलब यहां तो भाई सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अगर कोई परमिएबल है, मतलब कोई लिपिड सॉल्यूबल है, तो अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चले जाओ, कोई सिलेक्टिविटी की बात ही नहीं है। बट हाँ, यहां सिलेक्टिविटी होगी। क्यों होगी सिलेक्टिविटी? यहां पर हमें इस प्रोटीन की हेल्प लेनी है। अगर इस प्रोटीन को ये मॉलिक्यूल पसंद आया, ये कंपैटिबल हुआ, इसकी दोस्ती हुई, तो ही ये इसको अलाउ करेगा, नहीं तो नहीं अलाउ करेगा। तो यहां तो ये सिलेक्टिव है फैसिलिटेटेड में, लेकिन यहां पे कोई सिलेक्टिविटी नहीं चाहिए। यहां तो सिंपल है, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड यू शुड बी लिपिड सॉल्युबल, दैट्स इट, बात खत्म। सो हम क्या लिख सकते हैं? सिंपल डिफ्यूजन जो है, इट इज नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस।
नॉन सिलेक्टिव प्रोसेस। हम बाद में एक टेबल भी बना लेंगे इन सबको समराइज करने के लिए। नॉन सिलेक्टिव, राइट। नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसका पढ़ते हैं, H। सपोज करो कि मैंने कोई इनहिबिटर ऐड कर दिया यहां पर। अब इनहिबिटर जो होता है, सपोज करो वो यहां प्रोटीन मॉलिक्यूल पर आकर अटैच हो गया, इस प्रोटीन पर जिसे इस सब्सटेंस को यहां से यहां लेकर जाना था। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल अगर इनहिबिट हो गया तो क्या इस सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट भी इनहिबिट हो जाएगा? होगा, क्योंकि इसको ले जाने वाला, भाई वही बात है कि बस को ही, प्लेन को किसी ने हाईजैक कर लिया तो अब जो पैसेंजर्स हैं वो कैसे पहुंचेंगे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में? नहीं जा सकते हैं। यहां पर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इनहिबिटर किसके साथ जुड़ेगा? कुछ है ही नहीं, तो सिंपल मेम्ब्रेन है। तो इनहिबिटर्स के लिए सेंसिटिव सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है। सो इट इज नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स। इनहिबिटर भाई कहीं जाकर अटैच होगा ना, तो यहां तो कहीं अटैच ही नहीं हो रहा है। मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहां पर अटैच हुआ भी तो वो तो यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पूरी है, मेम्ब्रेन तो पूरा का पूरा सरफेस एरिया है। सो नॉट सेंसिटिव, सो नॉट सिलेक्टिव, नॉट सेंसिटिव, इंडिपेंडेंट है, स्लो मूवमेंट है, और GHI इट शोज सिंपल डिफ्यूजन जो शो करते हैं, इट शोज द मॉलिक्यूल्स शोज रैंडम मूवमेंट। इसका क्या मतलब है? रैंडमली, रैंडमली मतलब अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। जो चीज यहां ज्यादा है वो यहां आ जाएगी, जो यहां ज्यादा है वो यहां चली जाएगी, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है और रैंडमली मूव कर रहे हैं। रैंडम मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। हो सकता है अभी इसका यहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, यहां कम है तो यहां मूव कर गया, यहां ज्यादा होगा तो यहां से यहां मूव कर जाएगा। कोई फिक्स नहीं है कि इसका हमेशा यहां ज्यादा होगा या हमेशा कम होगा और ऐसा ही मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है। सो इट इज अ रैंडम मूवमेंट, राइट। सो आप इधर पे इसको नोट डाउन करिए एक बार इन पॉइंट्स को, और फिर हम इसको समराइज करते हैं। तो स्टूडेंट, सिंपल डिफ्यूजन में अभी तक हमने क्या क्या समझा? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, सॉलिड, लिक्विड, गैस और आयंस from their higher concentration to their lower concentration till equilibrium is reached. First point. Second point, transport is taking place along concentration gradient. No ATP required. It is a passive transport. Slow process है, random process है, downhill process है, second law of thermodynamics को follow करता है। Not sensitive to inhibitors है, not selective process है, राइट। दिस इज ऑल व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। और लिविंग सिस्टम पर भी डिपेंडेंट नहीं है और दूसरे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अब ये जो मूवमेंट होगा सब्सटेंसेस का फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो रेट होगी, यानी पर यूनिट टाइम में कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, उन्हें क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। सो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन समझते हो आप? जैसे मान लो 1 मिनट का टाइम दिया है, ये सेल है, ये दो मॉलिक्यूल्स हैं A और B, इन्हें अंदर जाना है, दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर कम है, बाहर ज्यादा है। अब अगर हम टेम्परेचर सब कुछ इनको सेम दे, लेकिन मान लीजिए इसके 5 मॉलिक्यूल्स बाहर है, 2 मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, इसके 3 मॉलिक्यूल्स बाहर हैं और 2 मॉलिक्यूल्स अंदर हैं, तो कौन सा ज्यादा डिफ्यूज करेगा? यहां देखिए, यहां पर डिफरेंस कितना है? 3 मॉलिक्यूल्स का। यहां डिफरेंस कितना है? 1 मॉलिक्यूल का। यानी डिफरेंस किस में ज्यादा है? ए में ज्यादा है। सब कुछ सेम है, टेम्परेचर, प्रेशर, एवरीथिंग इज सेम, बट इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है। जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उतना तेजी से ये भाग कर आएंगे ताकि इक्विलिब्रियम मेंटेन कर सके। तो पहला फैक्टर क्या होगा? इट इज कॉन्सेंट्रेशन नहीं स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना ज्यादा ग्रेडियंट, इसकी बहुत सिंपल सा आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे। एक ऐसी फिसल पट्टी है और एक ऐसी फिसल पट्टी है, किसमें तेजी से फिसलोगे आप? फास्टर, इसमें बजाय इसके। तो ऐसे ही जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना फास्टर डिफ्यूजन होगा। सो हम क्या लिख सकते हैं यहां पर? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज
directly proportional. So more the concentration gradient, more is rate of diffusion. मैं बार बार नहीं लिख रही हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये, मोर मोर. नाउ सेकेंड, सपोज करो हम इस B की बात नहीं कर रहे हैं, एक ही सब्सटेंस है A, ये 2 सेल है, यहां पर भी बाहर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे भी बाहर 5 मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ अंदर 2 हैं, यहाँ भी अंदर 2 हैं. ये एक A सेल है, ये B सेल है. अब आप कहोगे कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो बराबर है, 3 मॉलिक्यूल्स का डिफरेंस है, तो उस हिसाब से तो इनका डिफ्यूजन का रेट सेम होना चाहिए. पर मैं बोलती हूँ कि यहाँ पर सपोज करो मैंने 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया और यहाँ मैंने 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो अब कहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा? जितनी ज़्यादा हीट देंगे उतनी ज़्यादा फ्री एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होगी, उतना ज़्यादा तेज़ी से वो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, राइट. सो इसीलिए तो जब हम उबाल लेते हैं हम गैस को क्या करते हैं, उसकी फ्लेम को फुल कर देते हैं. सो सेकेंड फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है वो है टेम्परेचर. टेम्परेचर, मोर इज द टेम्परेचर, मोर इज द फ्री थर्मल एनर्जी. लेट मी राइट हियर, ऐसे लिखते हैं, मोर टेम्परेचर, दिस मीन्स मोर थर्मल एनर्जी, एंड दिस मीन्स, अब ये डाउन नहीं है, दिस मीन्स मोर फ्री काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ऑफ डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स. और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना तेज़ी से वो अंदर की तरफ भागेंगे, यानी मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन. तो ये भी क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट. सो मोर टेम्परेचर, मोर रेट ऑफ डिफ्यूजन, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. नाउ थर्ड, प्रेशर. प्रेशर, सपोज करो इसी सेम सिचुएशन में हमने टेम्परेचर भी बराबर रखा, दोनों का 40 डिग्री सेल्सियस है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, बट यहां पर जो मैंने इसको धक्का दिया, प्रेशर लगाया, वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया, और यहां पर मैंने इसे 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पुश लगाया. कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट टेम्परेचर बराबर है, लेकिन यहां पर मैंने कम प्रेशर लगाया, यहां मैंने ज्यादा प्रेशर लगाया, तो जल्दी तेजी से कौन आएंगे अंदर, बी वाले. यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उस सिस्टम पर उतना फास्टर रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा. सो इंक्रीज्ड प्रेशर, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज्ड रेट ऑफ इन डिफ्यूजन. सो अभी तक ये तीनों फैक्टर्स जो हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, right? So more temperature, more rate. Now fourth condition, membrane permeability. membrane permeability, इसका क्या मतलब है? देखिए, बायोलॉजिकल सिस्टम की मेम्ब्रेन्स की अगर हम बात करें तो वो सारी की सारी कैसी होती है, लाइपोप्रोटीन. वो इसे सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन, आइसबर्ग्स, फ्लोटिंग, चाहे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, टोनोप्लास्ट हो, कोई भी, सारी मेम्ब्रेन्स यानी लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी है. अब सपोज करिए कि यहां पर प्रेशर भी बराबर है, सपोज दोनों पे 1 एटमॉस्फेरिक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर है, टेम्परेचर बराबर है, प्रेशर बराबर है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इसकी लिपिड में सॉल्युबिलिटी या मेम्ब्रेन में सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है, और इस सब्सटेंस की लिपिड में सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली कम है. तो कौन सा तेजी से क्रॉस करेगा भाई? जिसकी दोस्ती ज्यादा होगी, जो ज्यादा घुला मिला हुआ है, जो ज्यादा घुल सकता है, जो ज्यादा सॉल्यूबल है मेम्ब्रेन में, वो तेजी से उस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर जाएगा, और ये उतना तेजी से नहीं कर पाएगा. यानी अगेन जितना ज्यादा मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी होगी उतना फास्टर डिफ्यूजन रेट होगा. सो अगेन मोर सॉल्युबिलिटी या मोर सॉल्युबिलिटी in membrane या more permeability through membrane, more is the rate of diffusion, right? जितनी ज़्यादा घुल मिल सकता है. इसीलिए जो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो बहुत फास्टर रेट के साथ में डिफ्यूजन को शो करते हैं. नाउ और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? फिफ्थ फैक्टर, आइए यहां लिखते हैं, लेट्स राइट. सपोज करिए इसी सिस्टम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दोनों मॉलिक्यूल्स का बराबर है, टेम्परेचर सेम दे रखा है, प्रेशर भी सेम दे रखा है,
और लिपिड में सॉल्युबिलिटी भी सेम है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी भी दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल हैं ये बड़े बड़े हैं, लाइक दिस। 5 है, सेम नंबर में है बट बड़े हैं, साइज बड़ा है। यहां ये अंदर 2 हैं बट बड़े बड़े हैं, और यहां साइज छोटा है। अब मुझे बताओ, कोई बड़ी चीज तेजी के साथ जाएगी या छोटी चीज? नेचुरली आप कहोगे मैम जो छोटी चीज है, छोटी बॉल्स हैं, तेजी से जाएंगी, जैसे फिसल पट्टी है, छोटा बच्चा है वो जल्दी से फिसल जाएगा, साइज कम है। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, जो छोटा सब्सटेंस होगा, स्मॉलर सब्सटेंस होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, सपोज अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू क्रॉस करना है, अगर ये स्मॉल सब्सटेंसेस हैं तो हो सकता है एक बार में 10 सब्सटेंस फटाफट परमिएबल होकर अंदर आ गए, बट अगर ये बड़े हैं तो हो सकता है एक बार में 2 ही मॉलिक्यूल्स अंदर जाएं, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन स्लो हो जाएगा। सो नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ सब्सटेंस या साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ सॉल्यूट। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। अभी तक सब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़े हैं, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जितना ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा प्रेशर, जितनी ज्यादा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, उतना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन। बट यहां पर हम क्या लिखेंगे? स्मॉलर द सब्सटेंस, जितना छोटा, बताइए क्या लिखूं? मोर इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। या इसको उल्टा भी क्वेश्चन आ सकता है, लार्जर द सब्सटेंस स्लोअर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन। मोर मीन्स फास्टर, तेजी से। नाउ एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है जो इस पे वर्क करता है। एनसीईआरटी में तो 4 फैक्टर्स दे रखे हैं, ये चारों, तो ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। बट ये भी अफेक्ट करते हैं, इन पे क्वेश्चंस आते हैं, और वो है डेंसिटी, घनत्व, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। नाउ जितना घना सब्सटेंस है, सॉलिड्स है, सॉलिड्स में क्या होता है, एक सॉलिड के अंदर, सपोज ये सॉलिड है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स एकदम टाइटली पैक्ड होंगे इस तरह से। जबकि लिक्विड में क्या होगा, इतना सा पोर्शन लेते हैं, ये लिक्विड का पोर्शन लेते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है। और गैस में क्या होता है, गैस में तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, यानी गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है। जितना दूर मॉलिक्यूल्स हैं उतनी फ्री एनर्जी ज़्यादा है, उतना जल्दी वो डिफ्यूज कर सकते हैं। तभी तो जब आप परफ्यूम लगाते हैं या जब आप लोबान या धूप या हवन करते हैं हम, तो कितनी तेज़ी से खुशबू फैल जाती है, क्योंकि वो गैस मॉलिक्यूल्स हैं। गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत लो होती है, वैसे आपस में चिपके हुए नहीं हैं, वो दूर दूर हैं ऑलरेडी, तो वो बहुत जल्दी से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम रीच करें। जबकि सॉलिड्स में ये बहुत पास पास हैं, चिपके हुए हैं, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इन्हें टाइम लगेगा। इसीलिए जब आप शक्कर घोलते हो तो टाइम लगता है, लेकिन आप परफ्यूम लगाते हो तो एकदम से खुशबू आ जाती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। सो दिस इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन। जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैंने उन्हें जान करके लास्ट में लिखा है ताकि आपको ध्यान रहे। तो अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी, घना, सबसे ज्यादा क्या होता है, सॉलिड, उससे कम लिक्विड्स और सबसे कम गैसेस की। इसीलिए अब ये क्वेश्चन बना जो आता है, अगर हम रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात करें तो बताइए सबसे जल्दी किसके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करेंगे, गैसेस के, उससे धीरे लिक्विड्स के, और सबसे धीरे सॉलिड्स के। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ग्राहम्स लॉ पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, उसे ही तो फॉलो कर रहा है ये। वहां क्या पढ़ा था, रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर लगाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। दिस इज ग्राहम्स लॉ, लेट मी राइट हियर। ग्राहम्स लॉ को फॉलो कर रहा है ये, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना धीरे धीरे डिफ्यूजन होगा, इक्विलिब्रियम रीच करने में उतना ही टाइम लगेगा।
तो अब मैं एनसीईआरटी की लाइन लिखती हूँ, वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ ये लिखा हुआ है कि सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस में डिफ्यूजन बहुत इजीली होता है, बट सॉलिड्स का डिफ्यूजन डिफिकल्ट है सॉलिड्स में डिफ्यूजन के कंपैरिजन में। ध्यान दीजिए, मैं लिखती हूं, चलिए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज इजी, क्योंकि उनकी डेंसिटी बहुत कम है, इज इजी। अच्छा, इसमें से भी कोई पूछे ज्यादा इजी किसकी है, तो नेचुरली गैसेस पहला चॉइस होगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नाउ डिफ्यूजन इन सॉलिड than diffusion of solids is more likely, is more likely। ये एक लाइन दी हुई है, इसको हम समझ लेंगे तो रटना नहीं पड़ेगा, एज इट इज क्वेश्चन आता है। डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड का मतलब सॉलिड पार्टिकल यहां पर डिफ्यूज कर रहे हैं, यानी मूव कर रहे हैं अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। उनकी डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो उनका डिफ्यूजन उतना आसान नहीं है, इट इज नॉट दैट इजी। हाँ, अगर किसी गैस को सॉलिड के अंदर डिफ्यूज करना है, तो वहां डिफ्यूज तो गैस कर रही है ना, तो क्या प्रॉब्लम है, कट जाएगी वो तो। या लिक्विड को सॉलिड के अंदर डिफ्यूज करना है, मीडियम सॉलिड है, डिफ्यूजिंग पार्टिकल गैस है या लिक्विड है, दैट इज मोर लाइकली। बट अगर सॉलिड को डिफ्यूज करना है लिक्विड में, गैस में, किसी में भी, तो वो डिफिकल्ट है। सो डिफ्यूजन इन सॉलिड इज मोर लाइकली, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, दैन डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये स्टेटमेंट समझ आया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ यू कैन नोट दिस डाउन। तो अब बताइए कि डिफ्यूजन के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है, अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखोगे। ड्राइविंग फोर्स क्या ऐसी चीज है जो अगर प्रेजेंट नहीं हुई तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता। सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हर जगह, ड्राइविंग फोर्स फॉर डिफ्यूजन, चाहे एक्चुअली सिंपल डिफ्यूजन हो चाहे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो, क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। लास्ट क्लास में डिस्कस किया, जब तक अगर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है, एक हायर और एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है दो जगह पे, तो वो सब्सटेंस मूव करेगा ही नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ऐसा नहीं होगा। एक्टिव में तो भले ही लो है और हाई है, इक्वल है, जो भी है, तो भी हम एटीपी का यूज कर कर और ट्रांसपोर्ट करा पाएंगे। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन या सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन इन प्लांट्स, इन प्लांट्स। पहला पॉइंट बहुत 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 सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 CO2 का, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से हो सकता है। O2 हमेशा जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है वहीं आएगी, CO2 जहाँ ज़्यादा है वहाँ से जहाँ कम है वहीं जाएगी, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा नहीं है कि O2 को आप ATP का यूज़ करके कम से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, प्रेशर की तरफ मूव करवा दे, पॉसिबल ही नहीं है। इवन ह्यूमंस में, हमारे में भी, जब हम ब्रीदिंग पढ़ते हैं, हम एल्वियोलाई पर एक्सचेंज पढ़ते हैं, तो हम हर जगह लिखते हैं सिंपल डिफ्यूजन से ही गैसेस का एक्सचेंज होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो इट इज, दैट मीन्स सिंपल डिफ्यूजन इज द only means of transport, only means of transport for exchange of gases। very very important। स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस का एक्सचेंज होगा, कोई भी तरह से अगर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल डिफ्यूजन से होता है। राइट नाउ सेकेंड, एक्चुअली प्लांट्स क्या, इन जनरली हम लिख रहे हैं ये बातें, विद इन द सेल जो मूवमेंट होता है, सो फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ऑफ कोर्स, तो मैं यहां लिख देती हूं मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अनदर, यानी विद इन द सेल। देन सेकेंड, एक सेल से दूसरे सेल में जाने हैं, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इन अ टिश्यू सेल।
from one cell to another cell, from one part of cell to another cell. And last but not the least students, हम पढ़ेंगे कि लीव्स में, लास्ट क्लास में लिखवाया था, जो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस हैं वहाँ से जो वाटर का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर जो आउटसाइड जाता है, जिसे हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. आप पत्तियों पे देखते होंगे ओस की बूंदें हैं, वो क्या है, वो वाटर का लॉस हो रहा है, कूलिंग होती है. हम पढ़ेंगे इसके बारे में कैसे होता है, वो भी सिंपल डिफ्यूजन से होता है. सो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन इन लीव्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली क्योंकि ये प्लांट्स के 2 पॉइंट्स हैं. ऑलराइट, सो दिस इज सिंपल डिफ्यूजन. अब आइए हम इसको आप लिख लो, फिर मैं ट्रिक लिखवा दूंगी जिससे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं सिंपल डिफ्यूजन के, वो अगर एग्जाम में आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं. प्लीज नोट दिस. तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसे समराइज करते हैं. हम समझ गए हैं डिफ्यूजन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण हो रहा है, और मॉलिक्यूल्स को जब थर्मल एनर्जी मिलती है वो फ्री काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है और उसी से वो मूव करते हैं. सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नाउ ट्रिक बहुत सिंपल है. एक एसी था, विंडो एसी था, 7th फ्लोर पे ऑफिस था, वहाँ लगा हुआ था और अचानक खुद ही नीचे गिर गया. तो जो प्यून था वो भागा भागा अपने बॉस के पास गया और उसने कहा सर एसी खुद ऊपर से नीचे गिर गया. आइए समझते हैं. एसी मीन्स अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ये एसी. और खुद मतलब किसी चीज की जरूरत नहीं है, पैसिव, नो एटीपी रिक्वायर्ड, नो एटीपी रिक्वायर्ड, खुद ही गिर गया, किसी ने धक्का नहीं दिया, फेंका नहीं. और ऊपर से नीचे, हायर टू लोअर, सो फ्रॉम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम ऊपर मीन्स हायर टू नीचे मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन. राइट. नाउ सर का क्या मतलब है? आर मीन्स रैंडम मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस रैंडमली. नाउ एस से पहला स्लो मूवमेंट है, स्लो प्रोसेस है. सेकंड सेंसिटिविटी नहीं है, सेंसिटिविटी टू इनहिबिटर्स एब्सेंट, यानी दे आर नॉट सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, एब्सेंट है, ध्यान रखना. और सिलेक्टिविटी भी नहीं है, सो नॉन सिलेक्टिव, सिलेक्टिविटी एब्सेंट. ये 3 पॉइंट्स हमें एस से याद रखने हैं, स्लो, नॉन सेंसिटिव एंड नॉन सिलेक्टिव. और आई से हमें याद रखना है इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम. ना तो हमारे प्रोटीन्स चाहिए इसको ट्रांसमेम्ब्रेन सिंपल डिफ्यूजन को, ना हमारी एटीपी चाहिए. एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे मॉलिक्यूल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो बस अपने हायर टू अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल मूव कर जाएगा. सो दिस इज ऑल द फीचर्स ऑफ सिंपल डिफ्यूजन comprised into one, and the factors affecting we have already discussed. They are concentration gradient, temperature, pressure and membrane permeability. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन इन 4 फैक्टर्स के. और साइज ऑफ द पार्टिकल एंड डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. प्लीज नोट दिस. तो आइए स्टूडेंट्स, हम 2 बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और पढ़ते हैं, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे. फर्स्ट पॉइंट, डिफ्यूजन प्रेशर. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम आगे जाकर डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट पढ़ेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आप बहुत आराम से उसको समझ जाएंगे. बहुत सिंपल सी बात है. सपोज करिए कि ये एक सेल है और यहाँ बाहर कोई 10 मॉलिक्यूल्स है एक सब्सटेंस के और अंदर 3 मॉलिक्यूल्स है. ये जो 10 मॉलिक्यूल्स हैं इन सब के पास अपनी अपनी एनर्जी है जिससे ये वर्क कर सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब ये हर मॉलिक्यूल अपनी फ्री एनर्जी को यूज करके अंदर आने की कोशिश कर रहा है, अंदर आ रहा है. राइट. अंदर धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाएगा. शुरू में बहुत तेजी से जाएंगे क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा है. तो जब ये मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे इस सिस्टम पर जहां ये अंदर आ रहे हैं. भाई कोई भी चीज, आंधी तूफान बारिश आ रही है तो वो एक प्रेशर लेकर आएगी. ऐसे ही ये डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ये है डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स जो डिफ्यूज कर रहे हैं हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ये एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, तो बस उसे ही डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं. सो व्हाट इज डिफ्यूजन प्रेशर?
इट इज द प्रेशर exerted by diffusing particles कहां पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं? जहां जा रहे हैं उस तरफ, उस सिस्टम पर ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, ऐसा लिख देते हैं, इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स. अब मुझे आप सोच के बताइएगा कि एक सिस्टम तो ये है और एक सिस्टम है जहां पर बाहर लेट्स से 20 मॉलिक्यूल्स हैं, अंदर लेट्स से 4 मॉलिक्यूल्स हैं. अब ये 20 मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास ज्यादा फ्री एनर्जी. अगर हम टोटल बात करें, यहां पे तो सपोज करो एक के पास 1 किलो जूल है फॉर एग्जांपल, तो 10 के पास 10 हो गई, यहां पे 20 हो गई, तो यहां ज्यादा एनर्जी है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जो डिफ्यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे या कम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? सोच के बताइए. आप बोलोगे मैम जहां ज्यादा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उनकी खुद की फ्री एनर्जी ज्यादा है, वो बहुत तेजी से आएंगे और बहुत सारा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. सो सिंपल से बात हो गई, इसमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. जितना ज्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा डिफ्यूजन प्रेशर वो एक्सर्ट करेंगे. सो इट इज, दैट इज डीपी, डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ diffusing particles directly proportional. अब आप मुझे ये बताओ कि सपोज ये एक सिस्टम मैंने बनाया, यहां पर 10 पार्टिकल्स हैं, 10 मॉलिक्यूल्स हैं और यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं. इन 10 के पास सपोज 10, हर के पास 1-1 किलो जूल है, तो 10 किलो जूल एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. यहां पर 3 है, राइट? तो अब मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव कर रहा है? ये है हायर डिफ्यूजन प्रेशर इनका. ये हालांकि डिफ्यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चांस मिले डिफ्यूज करने का तो नेचुरली इनका डिफ्यूजन कम होगा. इनका जो डिफ्यूजन प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वो कम कर पाएंगे, क्योंकि 3 ही पार्टिकल्स हैं, उनकी ही फ्री एनर्जी है, उतना ही प्रेशर एक्सर्ट कर पाएंगे. तो मॉलिक्यूल कहां से कहां मूव करता है? हायर डिफ्यूजन प्रेशर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर. सो द मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस मूव्स फ्रॉम, ये सब जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काम आएगा, अभी सिर्फ फंडामेंटल समझ लीजिए. इसीलिए इस चैप्टर में 2-3 क्लासेस में एक्स्ट्रा ले रही हूं, क्योंकि ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है. आज हमने सिर्फ एक सिंपल डिफ्यूजन पढ़ा, पर इसका फंडा क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आगे जाकर आपको ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, ये सब यूं ही समझ आ जाएगा, सिर्फ ये जो इनिशियल 2-3 क्लासेस हैं इनकी बेसिस पर. सो फ्रॉम हायर डिफ्यूजन पोटेंशियल टू लो डिफ्यूजन पोटेंशियल. समझ में आया? हाई डिफ्यूजन पोटेंशियल का मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उस सब्सटेंस का उस जगह पर. लो डिफ्यूजन प्रेशर मींस वहां उसका कम कॉन्सेंट्रेशन होगा, और यही तो डिफ्यूजन होता है. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, या तो ऐसा बोल दो, या हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर, ऐसा बोल दो. कान को ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, एक ही बात है. तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी चेंज हो रही है, कुछ भी घबराने की, डरने की बात नहीं है भाई. जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है वहां के पार्टिकल्स जब डिफ्यूज करेंगे तो ज्यादा प्रेशर डालेंगे. तो जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, हायर कॉन्सेंट्रेशन है उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां उसका डिफ्यूजन प्रेशर भी हाई है. और जहां वो सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो अगर उन्हें चांस मिला डिफ्यूज करने का तो वो प्रेशर भी कम एक्सर्ट करेंगे, यानी हम कह सकते हैं वहां का डिफ्यूजन प्रेशर भी कम है. तो मॉलिक्यूल हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं, या तो ऐसा बोल दो, या हायर टू लोअर डिफ्यूजन प्रेशर मूव करते हैं, ऐसा बोल दो, एक ही बात है, राइट? आइए एक और फंडामेंटल हम लिख लेते हैं और फिर हम इसे खत्म करेंगे. फ्री एनर्जी, बार बार ये वर्ड आएगा, फ्री एनर्जी. फ्री एनर्जी क्या है? जब हम वाटर पोटेंशियल पढ़ेंगे मैं बार बार इस वर्ड को बोलूंगी, फ्री एनर्जी ऑफ वाटर, फ्री एनर्जी ऑफ सॉल्यूट. फ्री एनर्जी, लॉ ऑफ thermodynamics, second law of thermodynamics. Substance moves from higher free energy area to region of low free energy.
ये फ्री एनर्जी क्या है? जैसा मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, एक बच्चा बोलेगा मेरी इतनी फ्री एनर्जी है कि मैं आज 3 घंटे पढ़ सकता हूँ, और एक बोलेगा मैं 4 घंटे पढ़ सकता हूँ। तो किसके पास फ्री एनर्जी ज़्यादा है? जो 4 घंटे तक काम कर सकता है, पढ़ सकता है। यानी किसी भी मॉलिक्यूल के पास जो वो अवेलेबल एनर्जी है जिसको वो वर्क में कन्वर्ट कर सकता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। हाँ, ऑफ कोर्स अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नेचुरली है। टेम्परेचर बढ़ाना मतलब आपके एग्जाम आ रहे हैं ये गवर्नमेंट ने, ये एनसीईआरटी ने, बोर्ड ने, सीबीएसई बोर्ड ने टेम्परेचर बढ़ा दिया, माहौल में गर्मी पैदा कर दी। अब तो वो 3 घंटे वाला भी 4 घंटे पड़ेगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करें, एक फिक्स टेम्परेचर, मान लो जैसे हम बॉडी की जब बात करते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, इस पर अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। वर्क क्या है? ये डिफ्यूजन भी तो एक वर्क है, इधर से उधर जाना, ट्रांसपोर्ट होना, काम ही तो है ये। और एक कम कर सकता है, तो किसकी फ्री एनर्जी ज़्यादा है? जो ज़्यादा वर्क परफॉर्म कर सकता है। जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स, वो एरिया जहां पर ज़्यादा फ्री एनर्जी वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम कहेंगे ये ज़्यादा काम कर सकते हैं, ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं। जबकि दूसरे जहां पर लो फ्री एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स कम हैं, तो टोटल फ्री एनर्जी भी कम है, वो कम काम कर सकते हैं, कम मूवमेंट होगा। हम पढ़ेंगे यहां भी तो यही हो रहा है। ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स हैं तो उन सब की टोटल ऐड करोगे तो टोटल फ्री एनर्जी ज़्यादा है, तभी तो वो एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो रही है, वही तो मूवमेंट करवा रही है। वरना जहां पर लोअर कॉन्सेंट्रेशन था वहां से मूव कर जाते ना, पर क्यों नहीं मूव कर पा रहे? क्योंकि उनकी फ्री एनर्जी कम है, वर्क डन कम होगा, मूवमेंट कम होगा। हाँ, अगर आपको वहां से लोअर से हायर करना है तो फिर आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, एटीपी, वही तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सो व्हाट इज फ्री एनर्जी? इट इज द एनर्जी अवेलेबल, द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल, जो आपकी मैक्सिमम ताकत है पढ़ाई करने की, द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल which can be converted into work। ये है फिजिक्स, लेकिन यहां समझना जरूरी है। which can be converted into work done at a constant temperature। of course टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे तो फिर फ्री एनर्जी भी चेंज होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सो मैक्सिमम एनर्जी which can be converted into work, that is free energy। तो अगर किसी सिस्टम की मैं बोलूं ज्यादा फ्री एनर्जी है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं। वो काम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क ही क्यों ना हो, मूवमेंट तो एक वर्क ही है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या समझा, मुझे क्विकली समराइज करते हैं। हमने बात की डिफ्यूजन की, कि डिफ्यूजन का मतलब होता है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बिना एटीपी का यूज किए, जब तक इक्विलिब्रियम रीच ना कर जाए उस मूवमेंट को डिफ्यूजन कहते हैं। ये सिंपल डिफ्यूजन की हमने बात की। यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन प्रोटीन वगैरह इन्वॉल्व नहीं है, एटीपी यहाँ भी नहीं लग रही है, रैंडम मूवमेंट है, स्लो मूवमेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ लिविंग सिस्टम, इंडिपेंडेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ अदर सब्सटेंसेज है, अलॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, नो एटीपी रिक्वायर्ड है, पैसिव मूवमेंट है, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टेम्परेचर, प्रेशर और मेम्ब्रेन परमिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। साइज ऑफ पार्टिकल डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना कम धीमे रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा। गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मैक्सिमम है, सॉलिड्स का मिनिमम है, क्योंकि सॉलिड्स की डेंसिटी मैक्सिमम है और गैसेस की डेंसिटी मिनिमम है। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन प्लांट्स में। अगर ये प्रोसेस नहीं होता परफॉर्म तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, प्लांट्स को O2 नहीं मिलती, CO2 एक्सचेंज नहीं होता, वो दैट ऑर्गेनिज्म वुड डाई। ट्रांसपिरेशन सिंपल डिफ्यूजन से होता है, विद इन द सेल मूवमेंट होता है, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल होता है। और जब भी डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स मूव करते हैं तो एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, उसे ही डिफ्यूजन प्रेशर बोलते हैं। जितने ज़्यादा डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स होंगे, जितना ज़्यादा उनका कॉन्सेंट्रेशन होगा, उतना ज़्यादा डिफ्यूजन प्रेशर होगा। सो फ्रॉम हाई डिफ्यूजन प्रेशर टू लो डिफ्यूजन प्रेशर सिंपल डिफ्यूजन होता है। और ये सब पार्टिकल्स जो है वो लिपिड में सॉल्यूबल हैं, नॉन पोलर हैं, इसीलिए वो सिंपल डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कैसे जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें वाटर भी आएगा, वो कैसे मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बट मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से, और क्या वो भी
सिस्टम के इंडिपेंडेंट है? क्या वो भी इतना स्लो है? क्या वो भी इतना रैंडम है? और फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एंड देन ऑस्मोसिस, वील टॉक अबाउट इट. सो आई जस्ट होप यू आर एंजॉइंग द सब्जेक्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे. थैंक यू.